छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसे लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन था। अब तक हुए नामांकन के अनुसार इन सभी 20 सीटों में 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ऊब चुकी है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम बना हुआ है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है। छत्तीसगढ़ बहुत आगे जा सकता था, उसे पीछे की ओर धकेला गया। छत्तीसगढ़ की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता कांग्रेस का बेड़ा पार करेगी। ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टीकरण से ग्रस्त है और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है। और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राज्य सरकार पर हमला करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल लगातार किसानों से लेकर हर एक वर्ग के लिए विकास के लिए पैसा डालने के लिए बटन दबाने का काम किया है। अब 5 साल में एक बार बटन दबाने का समय आ गया है। अब एक बार फिर से बटन दबाना है। कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना है। एक तरफ बस्तर और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए टीम बैठी है, दूसरी तरफ बस्तर और छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए बैठे हैं। लड़ने वाली टीम यहाँ है जो छत्तीसगढ़ और बस्तर को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और बस्तर को बेचने के लिए टीम वहाँ है। एक तरफ ये जो टीम बैठी है छत्तीसगढ़ और बस्तर को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और दूसरे तरफ कल जो आए थे वो बस्तर और छत्तीसगढ़ को लूटना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई लड़ने वाले टीम यहाँ है और बस्तर और छत्तीसगढ़ को बेचने वाले वो दुरंगियों की टीम उधर है। तो आपको तय करना है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ को बचाना है कि लुटाना है। चुनाव नजदीक आते आते बयानबाजी भी तेज होने लगी है। छत्तीसगढ़ की जनता को साधने के लिए राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। भाजपा जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर लगातार निशाना साध रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिर जनता कितना प्रभावित होगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख आज बीत गई और आज के बाद ये तय हो गया कि किस पार्टी के लिए कैसी स्थिति मैदान में होना है। मसलन ये कि किस पार्टी से कितने बागी ने चुनावी मैदान में पर्चा भर के ताल ठोक दिया है, ये पार्टियों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ है। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी प्रवक्ता है, युवा नेता है, बेहद अनुभवी है। अजय जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े हैं, पार्टी के प्रवक्ता है, युवा चेहरे हैं, दावेदार भी थे उत्तर के, लेकिन टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी हंसते हुए डिबेट में बैठते हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश महापात्र हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप बस्तर से आते हैं, दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े, आपका विशेष स्वागत है। उमेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, इसलिए क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं। 20 सीटें, इस पहले फेज में 20 सीटों पे चुनाव होना है। 20 में से 1 सीट आप लोगों के पास है 2018 के चुनाव परिणाम के अनुसार। क्या उम्मीद करते हैं इस बार? देखिए अवधेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और निश्चित तौर पे 20 में से 1 सीट, ये केवल आपका ही सवाल नहीं है। ये तमाम क्षेत्रों के अंदर में, जब 18 के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार आई, तब से ये सवाल कहीं ना कहीं कौंध रहे थे, कहीं ना कहीं घर कर रहे थे।
लेकिन इन सवालों का जवाब अब छत्तीसगढ़ की जनता को स्वतः ही मिल गया है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुन रहा था, वो साफ तौर पर कह रहे हैं बटन दबाने का समय आ गया है और जनता बेहतर तरीके से जानती है, समझती है कि कौन सा बटन दबाना है और कैसे छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जिस प्रकार से सिर्फ एक सीट का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर राजनांदगांव की सीट हमारे पास है और आने वाले समय के अंदर में हमारे कार्यकर्ता इन तमाम 20 सीटों के अंदर में मजबूती से जुटे हुए हैं और हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है कि सभी 20 सीटों के अंदर हम अपना 100% देकर के भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कांग्रेस से अधिक बढ़ा करके वहां पर विजय श्री यहां पर हासिल करें। और जैसा कि आपका सवाल था कि एक सीट, अगर हम इसी को आगे लेकर के जाएं, अगर बस्तर का ही अगर हम विश्लेषण करें, 2003 के अंदर में 43% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास था। 2008 में 1% की उसमें कमी हुई, 42% वोट शेयर हमारे पास रहा। 2003 में 9 सीट हमने जीती थी, 2008 में हमने 11 सीट वहां से जीती। 13 के अंदर में और हमारा वोट प्रतिशत वहां पर कम हुआ, 41% पर आए। उसके बाद भी हम वहां पर बस्तर के अंदर में 4 सीट जीत करके आए। अब 2018 के अंदर में 41% हम 13 में थे, 18 में हम 35% पर आए और केवल एक सीट बस्तर के अंदर भी हम जीते। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर में हम 2003 और 2008 का परिणाम वापस दोहराएंगे और इन क्षेत्रों के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर में कमल का फूल खिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपने 2003 और 8 का जिक्र तो कर दिया उमेश जी कि हम 2003 और 8 का परिणाम दोहराएंगे। 13 का नाम आपने नहीं लिया, सवाल यह पे खड़े हो जाएंगे कि 13 के चुनाव परिणाम से परहेज क्यों आप लोग कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। अजय जी, 20 में से 19 सीटें सर्वाधिक मानी जाए कि 2018 में कांग्रेस के लहर में आप लोगों को मिली, क्या वही उम्मीद करते हैं इस बार? क्या उम्मीद आप लोगों की कम से कम इस 20 सीटों में? अजय जी देखिए, पिछले बार की बात करो तो बस्तर की 12 की 12 और नांदगांव की 8 में से 7। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार तो रमन सिंह भी नांदगांव से हारने वाले हैं। पूरी 20 की 20 सीटें पे कांग्रेस का कब्जा होने वाला है। देखिए मेरे मित्र उमेश जी से आपने स्पष्ट पूछा कि क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये बस्तर का ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्हें सगा नहीं। आज चाहे उनको आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने की बात हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, इन्होंने उनके अधिकारों और कानून के संरक्षण के लिए बात की थी और टाटा को उनको 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन सौंप दी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 7 लाख उपज खरीदते थे, वर्तमान में 65 खरीद रहे हैं। वन उपज खरीदी पूरे देश का 73% बस्तर में हो रहा है। आज उन्होंने लगभग 3000 स्कूल बंद किए, उसमें से 354 स्कूलों को कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया और पेशा कानून लागू किया। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में सर्वाधिक। आज यही कांग्रेस सरकार है जो देश की इकलौती सरकार है जो टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन को लौटाती है। तो लगातार हमने आदिवासियों के हितों में निर्णय लिए हैं और कहीं ना कहीं अवधेश जी, बस्तर को सत्ता की कुंजी कहा जाता है। न केवल बस्तर की 12 सीटें, सरगुजा की 14 की 14, कुल 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस जीत इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ है। और ये रमन सिंह वही मुख्यमंत्री हैं जो नक्सलवाद के लिए दावे करते रहे, अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को भी नक्सलवाद से सुरक्षित नहीं कर पाए। और एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा अवधेश जी, परिवारवाद के बड़े बड़े दावे करते रहे, ये वही रमन सिंह है। स्वयं नांदगांव से चुनाव लड़ेंगे, इनके भांजे जो सिद्धांत सिंह जो है खैरागढ़ से चुनाव लड़ेंगे और परसों जो टिकट डिक्लेयर हुई इनकी भावना जो है वो आज वहां पंडरिया से चुनाव लड़ेगी। मतलब एक ही परिवार से 3-3 लोग 2023 के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये पार्टी विद डिफरेंस ऑफ कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का जो खोखला दावा करते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुका है। बिल्कुल अजय जी, मुझे पता था कि आप इस बात को जरूर पहले ही सवाल में कह देंगे परिवारवाद की परिभाषा को लेके। मैं इन तमाम सवालों के साथ लौटूंगा आपके पास। सुरेश महापात्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेश जी, 20 सीटों पे चुनाव तो है, लेकिन चर्चा केवल बस्तर के 12 सीट पे है। अब बस्तर की सियासत को आप तब से जानते हैं जब बस्तर की खबरें छत्तीसगढ़ की राजधानी में पढ़ी जाने लगी, तब से आप बस्तर की सियासत को बखूबी समझते हैं। पिछले बार क्लीन स्वीप हुआ, 18 में 11 सीट कांग्रेस को मिली। उपचुनाव 2019 में हुआ, 12 की 12 सीटें कांग्रेस को चले गई। क्या चुनावी माहौल दिखता है आपको कम से कम इस 12 सीटों पे जहां पे कांग्रेस अभी 12-0 के लीड के साथ मौजूद है? ये पूरा सच है कि कांग्रेस 12 को रिपीट नहीं करेगी। इस बार जमीन की हालत अलग है, मुद्दे हैं, प्रत्याशियों के चयन का मामला है, बहुत तरह की स्थितियां हैं और बहुत कुछ बदला है इन 5 सालों में। क्योंकि जो प्रत्याशियों के चयन का जहां तक मामला है, अभी हम जो देख रहे हैं एक कड़ा संघर्ष दिख रहा है कई सीटों पर। कम से कम 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें स्पष्ट रूप से सीधी टक्कर दिख रही है
और 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमको ये लग रहा है कि भाजपा बेहतर है कांग्रेस से, और 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करते दिख रही है। तो कुल मिला के 12 में से अभी का आकलन ये है, जो नाम दर्ज करने का जो आखिरी दिन था और जितने भी प्रस्ताव आए हैं उसके बाद ये आकलन सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदली है। पहली बात यह है कि अरविंद नेताम का फैक्टर 2018 में एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो एक तरफा कांग्रेस के साथ था। दूसरा फैक्टर यह था कि सीपीआई का जो फैक्टर है वो इस बार कांग्रेस के लिए प्लस होता दिख रहा है, पर वो कितना प्लस होगा नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि सीपीआई का इस बार सिंबल नहीं है छत्तीसगढ़ में, और फर्स्ट फेज में नहीं है, और इसमें मनीष कुंजाम निर्दलीय प्रत्याशी हो रहे हैं। इसके अलावा जहां सीपीआई का प्रभाव क्षेत्र है वो भी एक प्रकार से निर्दलीय माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सीपीआई बगैर सिंबल के लड़ेगी तो मुझे उम्मीद करना है कि सीपीआई का वोट जो है सीपीआई को पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। उपचुनाव में सीपीआई का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ था दंतेवाड़ा में उपचुनाव में, जिससे कांग्रेस की लीड बहुत बढ़ गई थी। और इस बार यदि वो चीज बनती है तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक अलग किस्म की लड़ाई दिखेगी, क्योंकि भाजपा ने भी जमीन में काफी कुछ मेहनत किया हुआ है, और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उन्होंने टिकट में सबसे बड़ा जो टिकट है वो जगदलपुर का, जगदलपुर के टिकट में जहां से हवा बनती है पूरे बस्तर की, वहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से समीकरण निकाल के तमाम चीजों को तय किया गया। कांग्रेस ने 12 में से 4 विधायक के टिकट भी काट दिए। वो भी एक समीकरण कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पुराने चेहरों के साथ नहीं जा रहे, जिसका परिणाम संभवतः बेहतर माना जाता है सियासत के समीकरण में। खैर उमेश जी, आपको लगता है कि कांग्रेस जो क्लेम कर रही है कि बस्तर की बेहतरी के लिए बीते 23 सालों में सबसे अच्छा काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, कुपोषण की बात कर ली जाए, एनीमिया की बात कर ली जाए, नक्सल समस्याओं से कमी की बात कर ली जाए, या तमाम चीजों की बात कर ली, बंद स्कूलों को चालू करने की बात की जाए, क्या बस्तर की जनता भरोसा जताएगी कांग्रेस के इस 5 साल के कामों पर? देखिए, मुझको लगता है, मुझको ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में केवल विज्ञापन में, केवल फोटोबाजी में, केवल भाषणबाजी में, बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने एक वातावरण जो निर्मित किया है विज्ञापन का, झूठी वाहवाही का और भाषण देने का, उसमें तो कांग्रेस कहीं आगे है। लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं, वास्तविक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो जनता खुद अपना दर्द बयां करती है। और जिस प्रकार से बस्तर का ये जिक्र कर रहे थे, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे चरण पादुका का विषय हो, चाहे साड़ी वितरण योजना का विषय हो, इसको इन्होंने क्यों बंद किया? ये बात अलग है कि जब कांग्रेस की नेत्री आती है तो उनके लिए गुलाब की पंखुड़ी बिछाने वाले नेता उस चरण पादुका का महत्व को नहीं समझ सकते। इस बात को बस्तर की जनता बेहतर तरीके से समझ चुकी है और आने वाले समय के अंदर में मतदान करके इसका जवाब देगी। भ्रष्टाचार का विषय ले लें, अकेले बस्तर संभाग के अंदर में 25 अरब से अधिक का बंदरवाट टीएमएफ के अंदर में हुआ है। अगर उस 25 अरब का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो बस्तर के सभी जिलों के अंदर में मेडिकल कॉलेज की बात करें, सड़कों की बात करें, तमाम विकास कार्यों की बात करें, निश्चित तौर पे बस्तर का विकास तीव्र गति से होता। और सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय आरक्षण के नाम पर जो बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के युवाओं के साथ जो छल करने का काम किया गया है, जो आरक्षण मिलता था तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में, स्थानीय स्तर पर वहां के युवाओं को अपना प्रतिभा दिखा करके भर्ती में सीधे अपेयर होने का जो अवसर भारतीय जनता पार्टी के समय में मिला था, सरकार के समय में, उसको छीनने का पाप यदि किसी ने किया है तो इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। और ना युवा इनको माफ करने वाले हैं, ना महिलाएं माफ करने वाली है, ना बुजुर्ग माफ करने वाले हैं। इनको अपने इन काले कारनामों का हिसाब देना पड़ेगा और जनता सबक सिखाएगी। 7 तारीख को जब ये मतदान होंगे तो इन तमाम विषयों का हिसाब बस्तर क्षेत्र की जनता वहां पर कर बिल्कुल। देखिए, जनता जनार्दन हर चुनाव में आपने एक सवाल और किया था 2008 का जिक्र, एक लौटूंगा, जोड़ दूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चर्चा की शुरुआत हुई उमेश जी, मैं लौटूंगा आपके बाद, पूरा टाइम आपको दूंगा मैं। विपक्ष के नाते आपको ज्यादा वक्त मिलेगा क्योंकि आप लोगों की आवाज बुलंद होनी है सत्ता पक्ष के सामने। अजय जी, कहा जा रहा है कि बस्तर में सर्वाधिक जो कम काम हुए हैं वो 5 साल में हुए हैं। उमेश जी सारे आंकड़े बता रहे हैं कि 25 अरब का जो बंदरबांट
डीएमएफ में हुआ है उससे विकास कार्य अगर होते तो धरातल पे तस्वीर अलग बन जाती। बड़ा आरोप है सर ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र प्रवक्ता कितना भी झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करें, छत्तीसगढ़ की जनता ही बहुत अच्छे से समझती है। चाहे 5 विधानसभा उपचुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ है। मुझे काम बताऊंगा तो आज की पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। मैंने पहले वक्त में कहा था, आज इन्होंने हजारों स्कूल बंद किए, हमने 354 स्कूल चालू किए। आज पेशा कानून का ये दावा करते रहे, इन्होंने 15 साल सरकार में रहे, उसको लागू नहीं किया। हमने सरकार बनते ही पेशा कानून लागू किया। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सर्वाधिक है। देश की वनोपज खेती का 73% आज छत्तीसगढ़ में, आज देश का छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आज सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दा, गलूर में निर्दोष मासूम आदिवासियों का इनकाउंटर कर दिया जाता रहा। ये छत्तीसगढ़ जनता नहीं भूली है। आज झलियावाड़े में आदिवासी बालिकाओं के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता रहा। आज हमने लगातार जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 900 से अधिक मामलों में 2000 लोगों की रिहाई की। जिसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे जो कांग्रेस का टिकट वितरण की प्रणाली है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। आज ब्लॉक लेवल से जिला लेवल पे, प्रदेश पे चर्चा के बाद, गहन मंथन, चिंतन के बाद टिकट बांटी गई है। आज देखिए, इनकी टिकट वितरण के बाद देख लीजिए, जशपुर के मंत्री के 150 गांव के व्यक्ति पूरा खाना परिवार लेके लगातार जता रहे हैं। राजीव में जेसीसी के प्रत्याशी को आउटसोर्सिंग करके टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमने जिस पार्टी निकाला, जिस व्यक्ति को, देवलाल ठाकुर को, उसको डोंडीलोहारा से टिकट दे रहे हैं। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी न केवल मुद्दाविहीन है, आज एक अच्छे प्रत्याशी का भी घोर अकाल है। आज मेरे मित्र उमेश घोरमड़ी जी खुद उत्तर से प्रत्याशी थे, आज इनकी टिकट काट दी गई। इनके प्रवक्ता शीतल सुनानी की टिकट काट दी गई। इनके प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव की, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जिसका उड़िया समाज खुद विरोध कर रहा है। हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट मत दीजिए। किस प्रकार से सुरपटल है, अंतर है, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल। ये बस्तर से भाग करके यहाँ तक आ गए, अब तो जवाब बनता है। देखिए, बड़ा मूल सवाल था। चरण पादुका का बड़ा मूल सवाल था, उस पर ये बात नहीं करेंगे, जवाब ये नहीं देंगे। तेंदू पत्ता संग्रहण के जो दिन है उसको इन्होंने कम कर दिया। लगातार बोनस में कटौती करने का काम किया और वनोपज के नाम पर, वनोपज खरीदने के नाम पर वाहवाही बटोरने वाले, उसकी राशि कहां से आती है इस पर यह चर्चा नहीं करेंगे। 25 अरब से अधिक का नियमित का गड़बड़ ज्यादा हो जाता है। इनके बोहर बरकाम साहब कुछ सवाल उठाते हैं, 7 करोड़ का आरोप लगाते हैं, उस पर यह जवाब नहीं देंगे। और ये टिकट वितरण पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेता, अरे मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी अभी बस्तर गए थे, अंतागढ़ क्यों नहीं गए? ये क्यों जा करके अनूप नाथ से बात नहीं किए? उल्टा न जाकर सीधा करने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। इस पर ये जवाब कर देंगे। और टिकट वितरण प्रणाली पर सवाल उठाया है। उमेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार सुरेश जी का रुख कर लेता हूँ, दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, 20 सीटों के समीकरण में बात हो रही है, ये बात सच है कि सत्ता की चाबी बस्तर से को माना जाता है कि बस्तर जिसने जीत लिया साहब वो सत्ता के शिखर तक पहुंच जाएगा? बस्तर का मूड आपने बता दिया, सियासी समीकरण आपको बता दिया, आपने बता दिया। 20 सीटों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो क्या आपको लगता है कि जो स्कोर पिछले चुनाव में रहा वो स्कोर दोहराएगा या परिणाम कुछ अप्रत्याशित निकल के सामने आपको दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहली बात तो है कि उमेश जी ने एक बात कही 25 अरब रुपए के डीएमएफ घोटाले को लेकर के, और सबसे आश्चर्य बात ये है कि पिछले 5 साल में भाजपा ने पूरे बस्तर संभाग में एक भी ऐसा आंदोलन नहीं किया है सरकार के खिलाफ जो डीएमएफ को लेकर के होता, और एक भी ऐसा बड़ा आरोप उन्होंने साबित नहीं किया है। और सबसे बड़ी होता क्या है कि ये जो मंच में जो बात आती है, जमीन पे जब संघर्ष होता तो होता है कि कोई बात जमीन से उठ करके मतदाता तक पहुंचेगी, पर जब जमीन से बात उठनी थी तब भाजपा ने यहाँ पर मौन साधे रखा। स्पेशली दंतेवाड़ा में इस बात को देख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा 20 सीटों के मामले में कहीं ना कहीं देखिए एक ऊंचाई के बाद ये शिखर जब पहुंच जाता है तो चारों दिशाओं में उतरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप हर बार एक ही स्थिति नहीं कर सकते, और इस बार बस्तर तो अपना मूड जो दिखा रहा है वो तो स्पष्ट है, क्योंकि टिकट के वितरण में भाजपा ने थोड़ी सी कमी की, नहीं तो मुझे लगता है कि भाजपा की स्थिति और बेहतर हो सकती थी। भाजपा ने कई सीटों पे अपना आकलन गलत किया है, और वही कांग्रेस ने अपनी टिकट बहुत अच्छे तरीके से बांटी है, और इसलिए मामला रोचक हो गया है, पहली बात। दूसरी बात है 20 सीटों का जो पहला फेस है, इस बार कुछ सीटें पहले बार, पिछले बार 12 सीटें का पहला फेस हुआ था, इस बार 16 सीट पे
4 सीट इस बार फर्स्ट फेज में बढ़ाए गए हैं। और ये 18 जो 20 सीटों का पहला फेज है, बिल्कुल, तो पंडविया और कवर्धा को बढ़ा के 20 कर दिया गया है। जी ये बढ़ाया गया है। और इससे 2 बातें साबित हुई है कि इस बार नक्सल दबाव पहले की अपेक्षा कम दिख रहा है, नहीं तो नहीं बढ़ाते, पहली बात। दूसरी बात है कि आज ही एक रिपोर्ट मैंने एक अंग्रेजी दैनिक में पढ़ी कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहली बार मतदान होने जा रहा है, वहां पर बिजली लगी है, तो ये सड़कें बनी है, कैंप भी जा रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी असर मतदान के दौरान देखने को मिलेगा। और कई ऐसे नए मतदान केंद्र हैं जो पुनः गांव में होंगे। जो स्कूलों का खुलने का मामला है, वो भी एक बड़ा मामला है, कांग्रेस के फेवर में जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन पर अब अगला जो प्रचार का जो दौर है भ्रष्टाचार, और उसके अलावा एक बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा है विनिवेश का, जो उद्योग के विनिवेश का है, जिसमें अमित शाह जी ने कल कहा कि ये इसका विनिवेश नहीं होगा, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। पर इन बातों के आधार पर भी यहाँ पर वोटिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। अजय जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। तमाम समीकरण बताए जा रहे हैं कि आपके पक्ष में माहौल बनेगा, संभवतः जनता जनार्दन क्या तय करेगी वो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो सियासी समीकरण की बात निकल के आ रही है, आपको भी 4 विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे साहब बस्तर में। लोकसभा राजनांदगांव की लोकसभा सीट में 8 सीटों पे चुनाव होना है, वहां की भी स्थितियां किस तरह से आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं कि हम पिछले चुनाव से बेहतर करेंगे, तो कैसे करेंगे? आधार जमीन पे दिखता नहीं है, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट कर दूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हमारे जो कांग्रेस की टिकट वितरण है वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया है। अभी भी जो हम 83 सीटें घोषित किए हैं, सामान्य वर्ग से 14, ओबीसी वर्ग से 26, एससी वर्ग से 9, एसटी वर्ग से 32 और अल्पसंख्यक से 2, ये पूरे आंकड़े स्पष्ट उससे बता रहे हैं कि हर वर्ग को हमने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। क्यों नाराज है? 14 महिलाओं को भी टिकट दी है। तो हमारे क्यों नाराजगी है, बता दो भैया। शांत हो जाए, मेरा निवेदन है आपसे। सिंह जी पोल खोल रहे हैं आपकी। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, जी बात आ जाने दीजिए। सिंह जी को पोल खोल रहे हैं आपकी। उमेश जी बात आने देखिए, बहुत प्यार से गंगवानी जी ने मेरी बातों को भी सुना था। उमेश जी देखिए, अगर आप अंतर्गत पर फोकस करेंगे तो इनके पास भी डोंगरगढ़ से राजेश श्यामकर का नाम है। इस बात पे चर्चा करेंगे, डिबेट कर लेना सर, चर्चा कर लेंगे। बात आ जाने दीजिए। देखिए, स्पष्ट है, मैं कह रहा हूं, हमने जो टिकट वितरण किया है पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, पूरी गहन मंथन चिंतन के बाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पालन करते हुए किया। इस प्रकार से जो इनके लगातार टिकट वितरण प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, धरसीवा की बात करूं, जशपुर, आरंग, रायपुर उत्तर, राजिम, डोंडी, लोहारा, लगातार हर जगह टिकट वितरण का विरोध हो रहा है। अरे भैया, सबसे महत्वपूर्ण है अरुण वोरा जी कौन है? परिवारवाद की बात कर रहे थे। अभिषेक शुक्ल कौन है? सत्यनारायण शर्मा के पुत्र को आपने दिया है। उमेश पटेल कौन है? और जिस प्रकार से झीरम के शहीद परिवारों का टिकट आपने काटा है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और राजनांदगांव के अंदर जो पैराशूट पर प्रत्याशी का आरोप आपके यहाँ खुद ही लग रहा है। अजय जी की आदत है, अपने समय पे बोलने देंगे नहीं, मुझे करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कांग्रेस के जाने का समय आ गया है। कांग्रेस मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बेहद कुल मिला के अजय जी समय समाप्त हो चुका है। समय की पाबंदी को हम सबको समझना होगा। ऐसे आप लोग अपनी बातें कहेंगे तो बात नहीं आ पाएगी। चुनाव आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, आप लोगों की ये बातें खत्म नहीं होगी। जनता पे छोड़ दीजिए, जनता के बीच में आप जा रहे, आपने काम किया, उस पर जनता विश्वास जताएगी। बीजेपी ने जो वादा किया उस पर जनता विश्वास जताएगी। 3 दिसंबर की बात है, सारी चीज सामने निकल के आ जाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज इस चर्चा में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।